हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिकल मेथड में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं कैलकुलस। ये कैलकुलस बच्चों आपको क्लास 12 के मैथमेटिक्स में भी है और बहुत ज्यादा डिटेल में है। हमें कैलकुलस उतना ही सीखना है जितना कि हमें फिजिक्स में काम आए। तो कैलकुलस में बच्चों दो चीजें हमें सीखनी है, एक तो है डिफरेंशिएशन और दूसरा है इंटीग्रेशन। आज का लेक्चर और अगले दो लेक्चर हमारे चलने वाले हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो उसके अंदर हम डिफरेंशिएशन के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे जो कि हमारे फिजिक्स के लिए काम का है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी क्या होता है, इसको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं, इसको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। डिफरेंशिएशन यानी बच्चों रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। हमारे यूनिवर्स में हर चीज चेंज हो रही है, हर चीज के चेंज होने का रेट भी चेंज हो रहा है। कोई चीज स्लोली चेंज हो रही है, कोई चीज फास्टली चेंज हो रही है। तो ये डिपेंड करती है बहुत सारे वेरिएबल्स के ऊपर कि कोई चीज कैसे चेंज हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों चेंज यानी क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं बच्चों चेंज यानी क्या होता है। चेंज को हम डेल्टा से भी दिखाते हैं, और मान लो डेल्टा y है तो ये हम लिख देंगे y2 माइनस y1। अब ये समझ लो y एक पोजीशन है या एक डिस्टेंस है। y क्या है, एक डिस्टेंस है। तो y2 क्या हो जाएगी, फाइनल पोजीशन, और y1 क्या हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये डेल्टा जो दर्शाता है ये दर्शाता है चेंज को, ठीक है। उसी तरह से अगर डेल्टा x लिखा हो तो क्या होगा, x2 माइनस x1। डेल्टा t लिखा हो तो क्या होगा, t2 माइनस t1। इस तरह से हम चेंज को दर्शाते हैं। अब रेट ऑफ चेंज क्या होता है। रेट ऑफ चेंज बच्चों एक रिलेटिव टर्म है, यानी एक कोई चीज अगर चेंज हो रही है तो उसके रेफरेंस में दूसरी चीज कैसे चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो रही है, उसको हम देखते हैं रेट ऑफ चेंज में। इसके लिए हम देते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अब y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x क्या है, तो x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ लो इस बात को, ये x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका एग्जांपल क्या ले, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। मान लीजिए कोई एक बॉडी है जो कि x पोजीशन पे है एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड, और जैसे टाइम के साथ साथ ये बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करी है t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, ये यहां पर चले गए, ठीक। तो यहां पर हम बोल सकते हैं बॉडी ने पोजीशन क्या चेंज की, हो जाएगी x2 माइनस x1, ठीक। और टाइम क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, राइट। अब यहां पर पार्टिकल अगर मान लो रुक गया है, पार्टिकल क्या हो रुक गया है, तो क्या टाइम रुकेगा, टाइम तो चलते रहेगा, है ना, टाइम रुकने वाला नहीं है। लेकिन तो इसको हम क्या कहेंगे, टाइम कैसा है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और पोजीशन क्या है उस हिसाब से चेंज हो रही है। तो पोजीशन क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर हम y को हम पोजीशन बोल दें और x को हम टाइम बोल दें तो हमें यह पता चलेगा टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वो
पोजीशन एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक। और जैसे जैसे हमने टाइम को स्टॉप कर दिया तो पोजीशन भी स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर हम पोजीशन को स्टॉप करते हैं तो टाइम स्टॉप नहीं होगा, ठीक। अब बच्चों ये रेट ऑफ चेंज है, ये हमें दो तरह के देखने हैं। एक तो पढ़ना है एवरेज रेट ऑफ चेंज और दूसरा पढ़ना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज हमें दो तरह का पढ़ना है, एक तो पढ़ना है एवरेज और दूसरा पढ़ना है इंस्टेंटेनियस। अब एवरेज को बच्चों हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से दिखाते हैं हम, और इंस्टेंट को डी वाई बाई डी एक्स से दिखाते हैं, ठीक। अब ये जो बच्चों है ये लॉन्ग इंटरवल के लिए होती है, लॉन्ग इंटरवल के लिए होती है, और ये जो होती है ये शॉर्ट इंटरवल के लिए होती है। ये कैसी होती है कि लॉन्ग इंटरवल के लिए होती है। इसको हम बोलते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसको हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक। इसको अभी डिटेल में समझते हैं। ये लॉन्ग इंटरवल के लिए होता है मतलब क्या है, ये शॉर्ट इंटरवल के लिए होता है मतलब क्या, ठीक। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बच्चा है, समझ लीजिए उस बच्चे का अभी 10वां बर्थडे है, आज उसका 10वां बर्थडे है, ठीक है। एक साल बाद वो अपना 11वां बर्थडे मनाएगा, ठीक। अब ये समझ लीजिए एक साल में उसकी हाइट बढ़ी है 12 सेंटीमीटर। एक साल में उसकी हाइट बढ़ी है 12 सेंटीमीटर। कितनी बढ़ी है? एक साल के अंदर 1 ईयर में उसकी हाइट बढ़ी है 12 सेंटीमीटर। तो 1 मंथ में उसकी हाइट कितनी बढ़नी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर। इतना तो कैलकुलेशन हमें आता है। अब अगर हम निकालें 1 डे में उसकी हाइट कितनी बढ़नी चाहिए? 1/30 सेंटीमीटर, राइट। इसको और ज्यादा इलॉबरेट करते हैं। 1 आवर में उसकी हाइट कितनी बढ़नी चाहिए? 1/30 इंटू 24 सेंटीमीटर बराबर है। 1 मिनट में उसकी हाइट कितनी बढ़नी चाहिए? 1/30 इंटू 24 इंटू 60 सेंटीमीटर। 1 सेकंड में उसकी हाइट कितनी बढ़नी चाहिए? 1/30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट बढ़ रही है ये 1 सेकंड के इंटरवल पर बढ़ रही है। हम इसको भी और छोटा कर सकते हैं, वेरी शॉर्ट कर सकते हैं। 0.1 सेकंड के लिए, 0.001 सेकंड के लिए, 0.0001 सेकंड के लिए कितनी बढ़ रही है ये हम निकाल सकते हैं। तो ये जो है 1 सेकंड इस 1 ईयर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो इस 1 ईयर को हम बोल सकते हैं लॉन्ग इंटरवल और 1 सेकंड को हम बोल सकते हैं शॉर्ट इंटरवल। अब ये आपको बात समझ में है लॉन्ग इंटरवल क्या होता है, शॉर्ट इंटरवल क्या होता है। इसके और टुकड़े कर सकते हैं, हम उसे और छोटा कर सकते हैं, ठीक। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो टाइम इंटरवल है ये टोटल जो है टाइम इंटरवल ये डेल्टा एक्स बहुत बड़ा है और यहां पर डेल्टा एक्स जो है बहुत छोटा हो रहा है।
इससे भी हम छोटा कर सकते हैं, इतना छोटा कर सकते हैं कि डेल्टा एक्स जो है वो अप्रोक्सीमेट 0 के करीब आ जाए, यानी 0.0000001 सेकंड भी कर दे तो ये अप्रोक्सीमेट 0 के करीब आ जाएगा। और उसके लिए भी हम निकाल सकते हैं कि उस टाइम पर उसकी सेंटीमीटर, उसकी हाइट कितनी बढ़ रही है। ये समझ में आ गया आपको? ओके, तो बच्चों इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसको और एक अच्छे से समझते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो अपने पोजीशन चेंज कर रहा है। ये एक पार्टिकल है, ये यहां से यहां पर जा रहा है, और उस पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो स्पीड का इक्वेशन दिया है डिस्टेंस y से इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लीजिए। ठीक, y क्या है? उसकी पोजीशन है, और x क्या है? टाइम है। ठीक, अब यहां पर मान लो t इज इक्वल टू 2 सेकंड से t इज इक्वल टू 3 सेकंड के बीच में जो पोजीशन इसकी बन रही है वो इस इक्वेशन से दी जा रही है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें पूछा गया फाइंड average speed at t is equal to 2 second to t is equal to 3 second। यानी t जब 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में 1 सेकंड चलेगा तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है वो हमें निकालनी है। दूसरा पूछा गया है जब t is equal to 2 सेकंड to t is equal to 2.1 सेकंड। तीसरा हमें पूछा गया है t इज इक्वल टू 2 सेकंड टू t इज इक्वल टू 2.01 सेकंड। तीसरा हमें पूछा गया है, चौथा हमें पूछा गया है t इज इक्वल टू 2 सेकंड टू t इज इक्वल टू 2.001 सेकंड। तो यहां पर इतने इसके लिए हमें एक एवरेज स्पीड निकालनी है, तो निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। यह हम आगे चल के काइनेमेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, ओके। तो यहां पर बच्चों हमें इक्वेशन जो दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां पर अगर हम टाइम को यहां पर इसको अगर मान लो x1 मान ले और इसको x2 मान ले, तो x1 क्या मिल रहा है हमें? 2 सेकंड, और x2 क्या मिल रहा है? 3 सेकंड। तो y1 क्या हो जाएगा? 4 सेकंड, और y2 क्या हो जाएगा? 9 सेकंड। तो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 सेकंड। ठीक, और x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा? 1 सेकंड। तो हम ऐसा कह सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो कि है हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ रही है 5 सेकंड इस पोजीशन के लिए 5 सेकंड। अब हमने क्या किया, यहां पर जो टाइम है वो और छोटा कर दिया, जो टाइम फ्रेम है हमारी डेल्टा टी, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। ठीक, इसको मिटा देता हूं मैं, है ना। इसको क्या किया मैंने? और छोटा कर दिया। अब यहां पर हमारे पास x1 है 2 सेकंड और x2 है 2.1 सेकंड। ठीक, तो y2 क्या आ जाएगा? सॉरी, y1 क्या आ जाएगा? 4 सेकंड, और y2 क्या आ जाएगा? 2.1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4.41 सेकंड। ठीक, सॉरी ये मीटर में होना चाहिए, है ना। तो यहां पर y2 माइनस y1 क्या निकल के आएगा? 0.41 मीटर निकल के आ गया, और x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0.1 सेकंड।
तो एवरेज स्पीड यहां पर निकल के आ रही है 0.41 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 4.1 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों यहां पर एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गई 4.1 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब इसके लिए हम देखते हैं x1 इज इक्वल टू 2 सेकंड, x2 इज इक्वल टू 2.01 सेकंड। तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0.01 सेकंड और y2 माइनस y1 अगर हम निकालेंगे तो इसको मैं डायरेक्टली निकाल देता हूं। ये क्या आएगा 4.0401 मीटर। ठीक, तो यहां पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या आएगा, सॉरी ये आएगा 4.01, सॉरी ये आएगा y2 माइनस y1 0.0401 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 0.01 सेकंड। तो आंसर क्या है 4.01 मीटर पर सेकंड। यह आया 4.01 मीटर पर सेकंड। ठीक, इसी तरह से इसका जो आंसर आएगा 4.001 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो यहां पर देखिए बच्चों जैसे जैसे हमने टाइम को 0 के करीब लेके गए है ना, टाइम का जो डिफरेंस है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम है, वो जैसे जैसे हमारा 0 के करीब आ रहा है, यहां पर क्या था 1 सेकंड, यहां पर था 0.1 सेकंड, यहां पर था 0.01 सेकंड, यहां पर था 0.001 सेकंड, यानी हमारा टाइम कैसा हो रहा है, जो टाइम फ्रेम है वो 0 के करीब आ रहा है। तो उसी तरह से जो एवरेज स्पीड निकल रही है वो 4 के करीब आ रही है। वो कैसे आ रही है 4 के करीब आ रही है। ठीक, तो हम यहां पर ऐसा कह सकते हैं कि यह जो स्पीड मिल रही है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो रही है, एवरेज स्पीड से बदल के इंस्टेंटेनियस स्पीड हो रही है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या है dy बाई dx, ये हमने पहले देखा। और यहां पर जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है, तो यहां पर ये जो x है ये क्या था हमारा टाइम था, और ये टाइम कैसा हो रहा है 0 के करीब आ रहा है, इसलिए हम यहां पर लगा देंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। यानी ये जो डेल्टा x है ये कैसा हो रहा है 0 के करीब आ रहा है। तो यही फॉर्मूला हमें निकल के आता है, इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन कर लिया बच्चों आपने? ओके, तो हम और एक एग्जांपल लेते हैं इसको। मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो हमें पूछा गया फाइंड dy बाई dx निकालिए। ठीक, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 दिया है और हमें पूछा गया है dy बाई dx निकालिए। तो हम निकालते हैं, हमें पता है dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये फॉर्मूला है। इसको फर्दर एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, ये हमें फॉर्मूला मिल जाता है। अब यहां पर देखो बच्चों y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है, तो हम ऐसा कह सकते हैं y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब। ठीक,
y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू x अगर है तो x1 क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब। ठीक, अगर मैं इस x1 में कुछ डेल्टा x ऐड कर दूं, डेल्टा x क्या है, वेरी शॉर्ट इंटरवल है ना, तो अगर मैं यहां पर x1 प्लस डेल्टा x ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, x2 मिल जाएगा। ठीक, तो उसी तरह से y2 भी क्या हो जाएगा, x1 प्लस डेल्टा x होल क्यूब हो जाएगा, और y1 क्या है, x1 क्यूब है। ठीक, ये समझ में आ गया। अगर x1 प्लस डेल्टा x कर दिया तो अगर हमें नई टर्म मिल रही तो यहां पर भी तो हमें नई टर्म मिलेगी, क्योंकि ये y1 जो है वो x1 क्यूब है। ठीक, तो y1 को भी ऐसा लिख सकता है y2 इज इक्वल टू y1 प्लस डेल्टा y, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। और इसी को अगर एक्सपांड करेंगे तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। ठीक, तो ये तो हमें मिल गई है वैल्यूज। ठीक, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर इसको मिटाता हूं मैं। राइट, नोट डाउन कर लिया। तो हमें यहां पर मिल रहा है बच्चों डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये क्या आएगा, y1 सॉरी ये आएगा x1 प्लस डेल्टा x होल क्यूब माइनस x1 क्यूब डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 की जगह पे मैं डेल्टा x लिख देता हूं। ठीक, तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं। ये टर्म जो है ये बार बार लिखूंगा नहीं मैं, है ना, इसको समझ लीजिए। ये आएगा x1 क्यूब प्लस 3x1 स्क्वायर डेल्टा x प्लस 3x1 डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा x होल क्यूब माइनस x1 क्यूब अपॉन डेल्टा x। ठीक, इसको एक्सपांड किया, ये आ गया। अब यहां पर x1 क्यूब कट जाएगा। ठीक है, यहां पर डेल्टा x यहां से कट गया, यहां पर जो डेल्टा x है उसमें से एक डेल्टा x कट गया, यहां पर एक डेल्टा x कट गया, तो ये टोटल जो टर्म आ गई वो क्या आ गई, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 3x1 स्क्वायर प्लस 3x1 डेल्टा x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर, ये हमारी टर्म निकल के आ गई। अब यहां पर ये जो हो रहा है dy बाई dx। ठीक है, अब x1 की जगह पे मैं x रख सकता हूं क्योंकि हमने यहां पर लिया था, है ना। तो यहां पर देखिए बच्चों डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, तो यहां पर मैं डेल्टा x की जो वैल्यू है वो 0 अगर रख देता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर, और ये निकल के आ गया dy बाई dx। ठीक, अगर मैं यहां पर y की वैल्यू x क्यूब पुट कर देता हूं, dy बाई dx x क्यूब इज इक्वल टू क्या आंसर आ रहा है, 3x स्क्वायर। ठीक, अब इसी को अगर मुझे जनरल इक्वेशन में लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं dy बाई dx x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। ठीक, ये टर्म निकल के आ जाती है। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं डिफरेंशिएशन के और ज्यादा फॉर्मूलेस आपको लिख के दूंगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया आपने, ओके। अभी जो हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस लिखने वाले हैं या डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले लिखने वाले हैं, उसके अंदर में हमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसको याद भी कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स
cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x डी बाई डी एक्स x इज इक्वल टू 1 डी बाई डी एक्स n इज इक्वल टू 0। n क्या है यहां पर कांस्टेंट है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ए टू द पावर x इज इक्वल टू ए टू द पावर x इंटू लॉग a डी बाई डी एक्स e टू पावर x इज इक्वल टू e टू पावर x। ये वैल्यूज निकल जाती हैं। अभी और भी है, आप इसको नोट डाउन करिए। ओके, d बाई डी एक्स tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स लॉग x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ठीक। तो ये जो इतने फॉर्मूलेस हैं ये हमारे काम के हैं, ठीक। तो बच्चों यहीं पर हमारा लेक्चर खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में और डेरिवेटिव्स की चीजें लेंगे, जैसे प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, ये सब चीजें लेंगे, ठीक। और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। थैंक यू, शुक्रिया।